everyone. Good evening. First of all, welcome back to the part 2. आप सबका नंदन अभिनंदन बहुत 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 ज्यादा स्वागत है हमारे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. यस. कैसा रहा स्कूल आज का? कैसी रही तुम्हारी सारी चीजें? कैसा चल रहा है स्कूल? कैसा चल रहा है एग्जाम? अगर शुरू हो गया तो आई थिंक पीरियोडिक टेस्ट 2 शुरू हो गया बहुत स्कूलों में, है ना? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा तो ऑफ कोर्स नहीं आ रहा होगा. ऑफ कोर्स तुम बोलोगे दीदी ये भी क्या कुछ पूछने की सब बातें होती है. एग्जाम कैसा चल रहा है? आई नो मतलब एग्जाम में तो इतना तुम्हारा और मेरा सेम सेम वही वाला रिश्ता है कि तुम्हारा और मेरा सेम थिंकिंग है, सेम वाइब है एग्जाम को लेके कि जस्ट एग्जाम से दूरी बना के रखते हैं ना. तो जस्ट दूर से हाँ ठीक है तुम आ रहे हो, ठीक है वो वाली बात है. आई कैन अंडरस्टैंड बट इट्स ओके, इट्स फाइन. पहली बात, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारी 7 बजे की क्लास में, है ना? और आज जैसा कि तुम जानते हो हमने तुम्हारे पूरे बुक के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू कर दिया है, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी एक्साइटमेंट हो रही है इस चैप्टर के लिए, मतलब इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए, बट मुझे बहुत पर्टिकुलरली बहुत एक्साइटमेंट होती है. पता है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में ना मतलब अलग ही लेवल का तुम्हें पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा, अलग लेवल का सुकून मिलेगा. इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा वो मतलब थ्योरेटिकल से ज्यादा बहुत ज्यादा फैक्चुअल है बेसिस. ठीक है, बहुत फैक्चुअल बेसिस पे चीजें हैं. तो इसमें ना मतलब ज्यादा कुछ तुम घुमा फिरा के चीजें नहीं लिख सकते. इट इज मोर लाइकली कि तुम्हें विजुअलाइज करने में बहुत इजीली होगा, बहुत इजी होगा. ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी से काफी रिलेट कर भी सकता है कहीं कहीं स्तर पे, कहीं कहीं नहीं भी कर सकता है. सो आई विल ट्राई टू मेक इट जितना इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल उतना मैं करूँ, अपने लेवल तक मैं पूरी कोशिश करूँ. चैप्टर पे हम आएंगे. क्या हमने कल पढ़ा था जो हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, हम उस पे भी आएंगे. बट आई होप तुम लोग बहुत अच्छे होगे, तुम सब बहुत मजे में होगे, तुम्हें किसी भी बात की परेशानी दुविधा मसला परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज मेल दिया हुआ है, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज अप्रोच करो. अकेले सब कुछ मत एक्सपीरियंस करो. यू कैन रीच आउट टू मी. तुम बात कर सकते हो इफ यू वांट समवन जिसके साथ तुम चीजें बांट सको, शेयर कर सको. आई एम देयर. ओके, तो मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारे साथ. आई एम देयर फॉर यू. तुम्हें बस इमीडिएटली एक टेक्स्ट लिखना है, तुम्हें एक मेल मुझे करना है. हाय दीदी, आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास. मतलब मैं 11th क्लास का हूँ या 12th क्लास का हूँ. एंड अगर तुम अभी तो 12th की हो, यस फॉर योर जूनियर्स ऑल्सो. तो जस्ट मुझे ये कंसर्न है, दैट्स इट. आई वांट टू टॉक टू यू, दैट्स इट. इतना सा लिखो, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए जो भी मैं कर सकती हूँ. मैं उतना पूरी कोशिश करूंगी करने का. यस. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम चैनल अगर फिर भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लो, बिकॉज तुम्हारे चैप्टर 3 के ऑलरेडी मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था तुम्हारे पीडीएफ अपलोड हो गए हैं. तो प्लीज उसको टाइमली पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, है ना? अगस्त ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पीरियोडिक टेस्ट 2 भी शुरू हो गए हैं, और कुछ अगले महीने तुम्हारा हाफ ईयरली भी शुरू हो जाएगा. तो जितना जितना मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, 3 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर को हमने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ी है. प्लीज उसको एक बार अपने स्तर पे पढ़ लो, अपने लेवल पे पढ़ लो. अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट के उसमें डाल दो, मुझे मेल कर दो, जिससे मुझे पता चले कि मैं तुम्हारी कितनी और हेल्प कर सकती हूँ. मैं एक अजम्पशन पे एवरीडे क्लास ले रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता होगा. मुझे डाउट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि किसी को क्या कोई डाउट है या नहीं. ट्रस्ट मी, अगर कोई डाउट है टॉक टू मी, टेक्स्ट मी, मेल मी, जो कर सकते हो करो, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं तुम्हें कहाँ पे और क्या अच्छे से समझा सकती हूँ. मे बी मैं अपना थोड़ा तरीका अलग चेंज चेंज कर सकती हूँ समझाने का. ठीक है, बट आई विल ट्राई माई पूरा बेस्ट. ओके. ओके. सो विद दिस आई अज्यूम तुम सब कोई मजे में हो, अच्छे हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है. अगर कुछ है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना. यस. ओके. Coming back to our chapter number 4, that is psychological disorder. तो जैसा तुम जानते हो कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी. यस. एक सेकेंड ना. ठीक नहीं आ रही है. ठीक, आधे आधे रुक जाने को ये भी अलग इरिटेशन है.
है। तो हमने कल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू किया था, जहाँ पे हमने बेसिक पढ़ा था कि जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, एबनॉर्मल बिहेवियर को, समथिंग जो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल हम उसी को कहते हैं जो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, या कोई भी मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो कोई भी बिहेवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कब तक डील होता है, तब होता है जब उसके अंदर ये 4 डीज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डी हमारा देखने को मिलता है डिवियंस। क्या है? डिवियंस। डिवियंस मतलब क्या? बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल नया, बिल्कुल अजीब, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, है ना, जो कभी ना सुना कभी ना देखा उस टाइप का बिहेवियर। डिजायर मतलब डिवियंट। फिर डिस्ट्रेस, उस बिहेवियर से, उसके अंदर जो भी डिसऑर्डर है उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से तुम भी उससे परेशान हो और तुम्हारे साथ जो रह रहा है वो भी परेशान है। उसके बाद डिसफंक्शनल, इस चीज की वजह से, इन बिहेवियर की वजह से तुम अपना डेली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम अपनी एकेडमिक लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तुम फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने एवरी डे की चैलेंजेस जो डिमांड्स है वो मीट नहीं कर पा रहे हो, अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। डिसफंक्शन एंड डेंजर, खुद के लिए ही नहीं तुम दूसरों के लिए भी खतरनाक हो। तो अगर किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में या किसी भी अबनॉर्मल बिहेवियर में ये चारों चीजें साथ में आ रही है, ये चारों चीजें प्रेजेंट हैं, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि वो अबनॉर्मल बिहेवियर है एंड उस इंसान को उस चीज की जरूरत है, तो उस चीज पे अटेंशन उसको चाहिए, उस चीज को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस नो? यस, ओके। नाउ हमने एबनॉर्मल का मतलब पढ़ा था कि समथिंग विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेसिकली कुछ नॉर्म्स हमारे होते हैं, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस होते हैं, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो दैट इज नॉर्मल। अगर हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके ऑपोजिट काम करते हैं, तो दैट इज एबनॉर्मल। मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल तुम स्कूल में हो, तुम्हारे स्कूल के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। यस, अगर तुम अपने स्कूल के नॉर्म्स को फॉलो करते हो तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर तुम अपने स्कूल्स के नॉर्म को फॉलो नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट जाके काम करते हो, दैट इज अबनॉर्मल। यस, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन होगा। yes, वही वाली बात है। ठीक है। साइकोलॉजी में अगर हम कैसे कुछ भी ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो कुछ भी ऐसा नॉर्मल या कोई ऐसा आइडियल मॉडल नहीं होता बिहेवियर का। जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी एक हमारा स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है जो हमारे लिए हमारी सोसाइटी मतलब वो करती है, सोसाइटी सेट करती है। ठीक है। अगर मैं बेसिक उसकी बात करूं तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं जिसके ऊपर में एबनॉर्मल एंड नॉर्मल और अबनॉर्मल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच है ये कि जहाँ पे हम सोसाइटी को देखते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल और अबनॉर्मल क्या है, सोसाइटी की नॉर्म से डिविएशन कितनी है। पहला अप्रोच ये है किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए, ये है पहला अप्रोच, जहाँ पे हम अबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं एज अ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म या सोसाइटी के नॉर्म से कितना ज्यादा डिविएंट, कितना ज्यादा अलग, कितना वेरी कर रहा है कोई बिहेवियर, दैट इज एबनॉर्मल, वो कहलाएगा। सोसाइटी ने अगर सेट मार्क, एक बेंचमार्क सेट किया है कि एक लड़की को 26 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन एक लड़की है वो 35 साल में शादी करे, क्या उस सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं। क्या सोसाइटी के लिए वो अबनॉर्मल होगा? हाँ। लड़के को बोला जाता है कि लड़का जो है अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा हमेशा, लेकिन सोसाइटी ने ये कहा है अगर लड़का करता है तो क्या वो नॉर्मल है? हाँ। लेकिन अगर लड़का नहीं करेगा, लड़का अकेले रहेगा, उसने अपना करियर सेटअप कर लिया और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहा, क्या वो अबनॉर्मल होगा सोसाइटी के लिए? यस। तो क्या उसके बिहेवियर को हम अबनॉर्मल मानेंगे? हाँ। मान लो तुम थिएटर जाती हो, मैंने कल भी एग्जांपल दिया, तुम थिएटर में हो, तुम मूवी देखने जा रहे हो, तुम बहुत अच्छी मूवी देख के आए हो, ब्रांड न्यू डे देख के, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देख देख के आए हो, उसमें पूरा एक्शन है, कॉमेडी भी होगी, मैंने अभी देखी नहीं तो आई डोंट नो किस तरीके की मूवी है, बट ऑफ कोर्स एक्शन ओरिएंटेड होगी, है ना, थोड़ी बहुत कॉमेडी तो होगी ही, है ना, थोड़ी बहुत इमोशनल भी होगी। अब मान लो उस पूरे मूवी के दौरान, पूरे मूवी के दौरान इंसान हंस ही रहा है, जस्ट इमेजिन इंसान हंस रहा है शुरू से लेके अंत तक, क्या वो तुम उसको नॉर्मल कहोगे? नहीं। क्या तुम उसको अबनॉर्मल बोलोगे? हाँ। तो बेसिक फर्स्ट अप्रोच यही था कि जब हम अबनॉर्मल बिहेवियर को अबनॉर्मल तब कहते हैं जब वो सोसाइटी के नॉर्म से अलग होता है, डिविएट करता है। यस।
ना अब दूसरा अप्रोच हमने यहाँ पर ये भी बात किया था, यहाँ पे यस पहले अप्रोच में कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कल्चर है किसी के सोसाइटी का जहाँ पर लोग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो वहां पे अगर कोई ऐसा इंसान चला जाए जो कलेक्टिविस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, तो क्या वो अबनॉर्मल होगा उन लोगों के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए? इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के लिए क्या ये अबनॉर्मल होगा? वही बात। अगर सेकंड अप्रोच क्या है, मैल अडेप्टिव। मैल अडेप्टिव मतलब किसी भी बिहेवियर को, जैसे देखो, मैल अडेप्टिव मतलब क्या, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई डिमांड्स है, कोई प्रेशर है, और अगर जब तुम उसको उससे डील करते हो, यस, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कि सोसाइटी। देखो तो यहाँ पे इस सेकंड अप्रोच में बहुत सारे रिसर्चर ने ये कहा था कि सोसाइटी बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है नहीं करती, दैट इज नॉट आर टेक, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम ये देखते हैं कि क्या ये बिहेवियर हमारे ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है कि नहीं, क्या ये बिहेवियर हमारे वेलबींग को असर कर रही है कि नहीं, इसका इस बिहेवियर का हमारे वेलबींग पे किस टाइप का असर है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना? अगर पॉजिटिव है तो दैट इज अडेप्टिव, अगर नेगेटिव है या वो हमारे वेलबींग को के उसमें ग्रोथ में एज अ बाधा बन के आ गया है, हिंड्रेंस बन गया है, तो दैट इज मैल अडेप्टिव एंड दैट इज एबनॉर्मल। एग्जैक्ट दैट वन। और मैंने तुम्हें यहाँ कहा था कि वेलबींग का एक डेफिनेशन एक मार्क के लिए आया हुआ है एग्जाम में, तो प्लीज इस चीज को याद कर लेना, इसको इग्नोर मत करना। ओके ना, इसके अकॉर्डिंग ये है, कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जो तुम्हारी ग्रोथ की जर्नी में एक बाधा बन के आए, दैट इज मैल अडेप्टिव एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो तुम्हारे ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तुम्हारे ग्रोथ के साथ साथ चल रहा है, तुम्हें पुश कर रहा है, तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, दैट इज अडेप्टिव। यस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके नाउ, इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि काफी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जिसके साथ तुम्हारे कुछ लेबलिंग हो जाती है। अगर किसी को कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, पास में होता है, लेकिन हम उसको आज भी उसी मेंटल डिसऑर्डर से ही देखते हैं, हमारा परसेप्शन उस इंसान के लिए कभी नहीं बदलता, हम उसको कभी नॉर्मल इंसान नहीं देखते। अब देखो, कैमरा शायद थोड़ा ब्लर हो गया होगा, हम उस इंसान को कभी भी वो नहीं देखेंगे कि वो इंसान नॉर्मल हो गया, नहीं, हम उस इंसान को हमेशा उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अरे यार उसको ना एक बार वो हो गया था, उसको ना एक बार डिप्रेशन हो गया था, अरे उसको ना एक बार एंजाइटी। तो ये क्या होता है, वो इस इंसान के आजू बाजू एक स्टिग्मा लग जाता है, एक लेबलिंग हो जाती है, उसकी फैमिली में भी ये लेबलिंग होगी और उसके लिए भी लेबलिंग होगी। कौन ये लेबल करता है? सोसाइटी। एंड उसके बेसिस पे इस लेबलिंग क्यों होती है? इसी लेबलिंग के बेसिस पे इंसान कभी भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाता है। ठीक है, मैंने कल यही बोला था, जितने नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम फिजिशियन के पास जा रहे हैं, हम गायनी के पास जा रहे हैं, हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हम किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी स्पेशलिटी के, उतने ही प्राउडली, उतने ही कॉन्फिडेंटली हम ये क्यों नहीं बोल पाते कि हम काउंसलर के पास जा रहे हैं, हम एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं? हम ये क्यों नहीं बोल पाते? हम हमेशा इसको ऐसा क्यों देखते हैं कि मेंटल इलनेस इज समथिंग, अरे यार अरे क्या ही हो गया, इट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। हमने कल इसी बारे में बात करी थी, यस। तो ये हमने इस नोट पे हमने इसको खत्म किया था कि हम किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरीके के चीज से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कभी भी मजाक में भी लेबल नहीं करेंगे। यस, क्योंकि हम अभी नहीं जानते, मतलब मुझे तो पता है, आप लोग नहीं जानते कि कोई भी डिसऑर्डर किस तरीके का एक्चुअली दिखता है। पढ़ना अलग होता है एंड रियल लाइफ इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो आपको नहीं पता है कि एक्चुअली अगर कोई इंसान आपके घर में, अगर आपकी मम्मी है, वो हर बात पे हाथ धोते रहती हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखती है, और तुम उनको ओसीडी बोल दो कि मेरी मम्मी को तो ओसीडी है, आई एम सॉरी टू से, बट आपको ओसीडी नहीं पता है एक्चुअली क्या होती है। यस, जो ओसीडी जिसको होता है, जस्ट गो एंड सी उनका घर, उस इंसान को तुम देखो कि उसको ओसीडी एक्चुअली कितना परेशान है उसी, ठीक है? आपकी मम्मी अगर हर चीज से पहले हाथ धो रही है, हर चीज ऑर्गेनाइज, तो इसका मतलब आपकी मम्मी काफी ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी है उनकी, आपकी मम्मी को साफ सफाई पसंद है, बट उनको ओसीडी है ये आप नहीं कह सकते। क्या आपने उनके ऊपर टेस्टिंग करी क्या, जो आपको पता है, या आपने सेल्फ डायग्नोस कर दिया? डोंट डू दैट। यस, ओके। सो विद दिस हमने कल का रिकैप कर लिया, हमारा प्रतिष्ठा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कल की क्लास की हो चुकी है। अब आज की क्लास अपन लोग की किस बारे में?
आज की क्लास को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम ये देखेंगे जितने भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओवरऑल हम देखते हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आया कहाँ से है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, लोग इसको क्या समझते हैं। यस, लोग इसको किस किस समय में किस किस तरीके से ट्रीट करते थे, आज हम ये पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफ तो हिस्ट्री जाननी पड़ी। तो हम हिस्ट्री सबकी पढ़ते हैं। यस, हिस्ट्री पढ़ते तो तब तुम्हें पता चलता है कि चाहे ये ऐसे हुआ था, क्रोनोलॉजी समझते हो है ना। क्रोनोलॉजी समझाइए तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्रोनोलॉजी यहाँ से समझ में आएगी कि कैसे। एंड इसमें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दूं, एक क्वेश्चन हिस्ट्री पे आता है। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल कहा था कि 2 अप्रोचेस पे आता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 डीज पे आ जाता है। एक तुम्हारा ये इस पे आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। एक तुम्हारा ये 2 अप्रोचेस पे आ जाता है। एक तुम्हारा हिस्ट्री पे 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या हिस्टोरिकल अकाउंट को समझाओ, ये भी आता है। तो बिना किसी विलंब के इसको समझते हैं। तो कोई भी अगर तुम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ो, उसकी एक हिस्ट्री रह चुकी, उसका एक ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट रह चुका कि डिसऑर्डर को कैसे कैसे देखा गया था, पहले कैसे देखा गया था, फिर बाद में जब कुछ चेंजेस आई तब कैसा देखा गया, अब कैसा देखा जाता है। तो पूरी क्रोनोलॉजी तुम्हारे सामने आज मैं रखूंगी। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहला, सबसे पुरानी एंशियंट थ्योरी, एंशियंट मतलब पुरानी, सबसे पुरानी थ्योरी जिसको हम आज भी देखें तो वो यही मानती है, अगर हम आज भी उस चीज को पढ़े, बहुत पुरानी है बट अगर हम उसको आज भी पढ़े तो उसमें वही लिखा हुआ है, वही चीज वो बार बार कहती है कि कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको तुम एक्सप्लेन किस टर्म्स पे करोगे कि वो सुपर नेचुरल या मैजिकल फोर्स सच एज शैतान, भूत प्रेत या इस चीज के ऊपर बेस्ड है। तुम अगर मेंटल डिसऑर्डर से डील कर रहे हो, तुम्हें किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इट इज ऑल बिकॉज कि तुम्हारे ऊपर किसी शक्ति का साया है, तुम्हारे ऊपर किसी काली शक्ति या नेगेटिव शक्ति का साया है, भूत प्रेत का साया है, शैतान का साया है। सबसे पुरानी, और आज भी हम इस चीज को मानते हैं कि इसके तुम्हारे ऊपर, इस ना तुम्हारे ऊपर ऐसे, तुम्हारे ऊपर नहीं, किसी भी इंडिविजुअल को अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इट इज इसलिए क्योंकि उसके ऊपर किसी का साया है, नेगेटिव एनर्जी का साया है। तो सबसे पहली थ्योरी यही होगी। अब अगर कोई ये मानता है कि किसी इंसान के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है, किसी भूत प्रेत का साया है, मेंटल डिसऑर्डर इज ड्यू टू इविल स्पिरिट और डेविल, तो तुम क्या करोगे? दवाई देके ठीक करोगे? नहीं, क्या करोगे? बोलो बोलो। तुम उसके लिए एक्सोर्सिज्म करोगे। मूवी देखिए एक्सोर्सिज्म, देखी है? वो करोगे, मतलब प्रीस्ट को बुलाओगे, पंडित को बुलाओगे, जो भी है उनको बुलाओगे, वो अपना मंत्र वंत्र करेंगे, है ना, तंत्र मंत्र करेंगे, वो अपनी पूरा सेटअप ऐसा क्रिएट करेंगे। भूल भुलैया देखी है? भूल भुलैया देखी है ना? तो उसमें क्या बोला जाता था कि इसके ऊपर मंजुलिका का साया है, मंजुलिका की आत्मा उसमें आ गई है। तो क्या किया था? एक्सोर्सिज्म हुआ था। एक्सोर्सिज्म में क्या हुआ था, उसके लिए पूरा वैसा सेटअप बनाया गया था क्योंकि उसको ऐसा वो करवाना है कि यस, ये हो रहा है। हुआ था ना? 1920 देखी है? उसमें भी यही चीज था। यस, उसमें तो एक्चुअली वो पोजेस्ड ही थी, लेकिन फिर भी अगर मैं नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर की बात बोलूं तो यहाँ पे लोग यही बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इंसान के ऊपर, मेंटल डिसऑर्डर इंसान को तभी होता है जब उसके ऊपर किसी का साया होता है। तो उसको निकालने के लिए वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड एक्सोर्सिज्म। एक तरीका है जिससे कि तुम्हारे ऊपर जो भी शैतान का साया है हम उसको हटा सकते हैं। एक्सोर्सिज्म से वी कैन डू दैट। एक्सोर्सिज्म बेसिकली मींस रिमूविंग द एविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल। कैसे? प्रेयर से, तंत्र मंत्र से, ये सब चीजें हम आज भी यूज करते हैं, बहुत जगह ये यूज होती है। इट्स नॉट लाइक नहीं यूज होती है, आज भी यही यूज होती है। अगर किसी का हम सुन लेते हैं ना कि इसको मेंटल डिसऑर्डर, लोग पहले यही काम करवाते हैं। बिलीव मी, आज भी होता है। ओके, पहला तरीका समझ में आया। पहला व्यू क्या है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है ना। बहुत सारी सोसाइटी में क्या होता है, ये जो शामन होते हैं या ओझा होते हैं,
ये उनका माना जाता है कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट है सीधा वो सुपर नेचुरल फोर्सेस से। और ये जितनी भी आत्माएं हैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो ह्यूमन के अंदर जो स्पिरिट्स है ना, उनसे डायरेक्टली ये लोग बात कर सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम है। और जो शमन है, उनको उनके थ्रू ये समझ में आता है कि जिस इंसान के अंदर ये स्पिरिट है, वो ये समझ सकता है कि विच स्पिरिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। शमन जो है उसके अंदर, जो शमन है, एक अलग से आता है ना इंसान, उस वो ये बता सकता है कि इस इंसान के अंदर जो स्पिरिट है वो इस प्रॉब्लम को डील कर रहा है, इसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर हो रही है, ये आत्मा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसके अंदर हो रही है। और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि वो तुम्हारी उसकी बॉडी से निकल जाए। तो पहला वाला जो है ना, ये काफी सुपर नेचुरल फोर्सेस, इवल फोर्सेस, मतलब भूत प्रेत साया, इस चीज के ऊपर है। तो तरीका क्या है, पहली बात तो व्यू क्या है, मेंटल डिसऑर्डर इज ड्यू टू सुपर नेचुरल फोर्सेस। तरीका क्या है रिमूव करने का, एक्सोर्सिज्म, है ना। तो इसमें तुम्हारा ओझा हो गए या शमन हो गए, ये लोग आ जाते हैं। पहला समझ में थोड़ा तुम्हारी इंटरेस्ट का था, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं, मेडिकल ऐसा नहीं मानती, साइंस ये नहीं मानती। यस। अगर अब मैं सेकंड बात बोलूं, इसके बाद आते हैं हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी का बिलीफ और थोड़ा स्ट्रांग हुआ और थोड़ा नया हुआ। और यहाँ पे हम ये लगे देखने लगे कि इंडिविजुअल में अगर वो कोई भी अजीब तरीके से जब बिहेव करता है ना, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसका ब्रेन और उसकी बॉडी दोनों जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। मतलब उसकी फिजिकल बॉडी में और उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में, दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, दोनों ठीक से काम नहीं कर रही है। ब्रेन भी काम नहीं ठीक से कर रही है एंड बॉडी भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच आया। सॉरी। ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहला अप्रोच हमारा कौन सा है, वेरी एंशियंट थ्योरी अबाउट कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो किसी इविल स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जी सुपरनैचुरल फोर्सेस से इंस्पायर्ड है। जब इंडिविजुअल इसमें उसको पोजेस कर लेता है, तभी उसको मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। पहला व्यू ये था। दूसरा व्यू ये आया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर जो है, इट इज ऑल ड्यू टू बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक डैमेज इन द बॉडी। बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है या ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं, इस वजह से बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक, यहाँ पे बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच काम में आता है। ठीक है। तो अभी के एरा में हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत है, एविडेंस है हमारे पास कि ब्रेन और बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं वो काफी ज्यादा, जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है ना, उससे लिंक्ड है। तो किसी किसी डिसऑर्डर के लिए इस बिहेवियर को, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक करने से हमारी जो फंक्शनिंग है वो ठीक हो जाती है। तो दो चीज अब तक समझ में आई। एक है माइंड की एंशिएंट थ्योरी अबाउट नेचुरल स्पिरिट्स, दूसरा है अबाउट द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंडीशंस। यस। अब तीसरा जो अप्रोच है वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या, कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। यस। According to this point of view, psychological problems are caused by the inadequacy in the way an individual think, feel and perceive the world. इंडिविजुअल के सोचने में, समझने में, एक्सपीरियंस करने में अगर कोई भी कमी रह जाती है, उससे मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एमर्ज होके निकलता है। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसमें वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में तब्दील वो चीजें हो जाती है। सिंपल। तो ये सारे जो तीनों पर्सपेक्टिव है ना, सुपर नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक, ये सारे साइकोलॉजिकल ही है एंड साइकोलॉजिकल, ये सब हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रिकरिंग आए। रिकरिंग मतलब बार बार यही तीनों आते रहे, सुपर नेचुरल हो रहा है या बायोलॉजिकल हो रहा है या साइकोलॉजिकल हो रहा है। अगर हम ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर लें, है ना, एंशियंट ग्रीस की बात कर लें, जहाँ पे हिपोक्रेट्स थे, सोक्रेट्स थे, प्लेटो प्लेटो थे, ये एरिस्टोटल थे, ये लोग जब थे, तो इन लोगों ने क्या डेवलप किया, इन्होंने एक अलग अप्रोच फोकस किया जिसका नाम था ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ,
कि उन्होंने ये देखा कि जो भी डिस्टर्ब बिहेवियर है, जो भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, इट इज ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। तुम फील क्या कर रहे हो और तुम उसका रीजन क्या दे रहे हो, उन दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं हो रहा था ना, मिक्स मैच हो रहा था, उसकी वजह से तुम्हारा डिस्टर्ब बिहेवियर हो रहा था। दैट इज ऑर्गेनिस्मिक, मतलब ये तुम्हारा फॉल्ट है एज एन इंडिविजुअल। ठीक है। गैलन ने जो है, जो हिपोक्रेट्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि हमारे बॉडी में चार ह्यूमन मतलब चार फ्लूइड्स होते हैं जो हमारा टेम्परामेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बनाता है। ठीक है। उनके हिसाब से हमारा जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें हम लोग, जो हमारी जो दुनिया है वो चार चीजों से बनी हुई है। अर्थ, एयर, वाटर, एयर, फायर एंड वाटर। यस, पृथ्वी, हवा, आग और पानी, है ना। अब इन सब चीजों को ही मिला के चार बेसिक फ्लूइड बनते हैं: ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम। ठीक है। हर एक फ्लूइड का अपना एक डिफरेंट रोल है, एक डिफरेंट टेम्परामेंट है, डिफरेंट मूड है। याद है अगर तुम्हें मैंने टेम्परामेंट के बारे में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में? यस। अगर इन चारों फ्लूइड में से किसी भी फ्लूइड में ऊपर नीचे थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलता है, मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इम्बैलेंसेस अमंग द ह्यूमर्स आर बिलीव्ड टू कॉज वेरियस डिसऑर्डर। ये सेम हमारे इंडियन अगर आयुर्वेद में देखो तो वत पित्त कपा में भी, इसमें भी अगर त्रिदोष है, इसमें भी तुम्हारा ये देखने को मिलता है। तो एंशियंट इंडिया में भी, इंडियन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में भी ये चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन। यस। तो मतलब समझ में आया? सबसे पहला हमने एंशियंट देखा, एंशियंट थ्योरी मतलब सुपर नेचुरल वाला पार्ट देखा। फिर हम ऑर्गेनिज्मिक या बायोलॉजिकल पे आ गए, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक की हमारी ब्रेन या हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम ऑर्गेनिक या साइकोलॉजिकल में आ गए जहाँ पे हमने ये समझा कि जिस हिसाब से इंसान कोई चीज समझ रहा है, फील कर रहा है, समझ रहा है, परसीव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो हमारे लिए उतना उसको कोई भी चीज नहीं मिल पा रही, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है जिससे इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स आ गए, ग्रीक फिलोसोफर्स आ गए, जिन्होंने जिसमें से इन लोगों ने बात किया कि ऑर्गेनिस्मिक बिहेवियर भी एक होता है जहाँ पे आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारा इमोशन, लाइक इमोशन, और जब जो हम उसके बारे में जो रीजन करें क्यों हम ऐसा फील करें, जब उन दोनों के बीच में मिसमैच होता है तो हमें ऐसा हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सपीरियंस करते हैं। गैलन ग्रीक के ही थे, उन्होंने चार ह्यूमर्स के बारे में बात करा, है ना। यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ तो मिडल एजेस। अभी भी हम पुराने ही एरा में हैं। मिडिल एज में क्या होता है, मिडिल एज में भी जो ये वाला तुमने अभी पढ़ा ना सुपर नेचुरल और ये वाला आइडिया फिर से वापस आते हैं। मिडिल एजेस में क्या होता है, डीमोनोलॉजी। डीमोनोलॉजी मतलब शैतान वाली पढ़ाई, शैतानों की पढ़ाई और अंधविश्वास। इसने फिर से अपना कदम, अपना वो पैर जमा लिया इस चीज को समझने के लिए कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्हीं चीजों की वजह से होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर इन्हीं चीजों की वजह से होता है। डिमोनोलॉजी ये विश्वास के साथ है कि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं वो उनको इसलिए हो रहे हैं कि उनके अंदर एक शैतान अभी बैठा हुआ है, उनके अंदर एक शैतान है जो उनसे ऐसी अजीबोगरीबी हरकतें करवा रहा है। और उसको, उस इंसान को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उस इंसान को हम टॉर्चर करें, उस इंसान को इतना हम टॉर्चर करें कि उसके अंदर से वो जो शैतान है वो अपने आप निकल के बाहर निकल जाए। तो डिमोनोलॉजी डिमोनोलॉजी इज अ बिलीफ, एक विश्वास है कि लोग को, जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, इट इज जस्ट ड्यू टू क्योंकि उनके अंदर एक शैतान है। और ऐसे बहुत सारे विच हंट्स, जो चुड़ैल को पकड़ने वाला जो बात था वो इस एरा में होता था। तो इसी एरा में अर्ली मिडिल एजेस में एक क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी, मतलब क्रिश्चियन स्पिरिट था, मतलब उनका ये था कि मतलब मतलब क्रिश्चियन रिलीजन का ये था कि हमें इनकी थोड़ी हेल्प करनी है। तो ये लोग इसमें थोड़ा आते थे और जब भी ऐसा कुछ होता था, जब भी उनको किसी इंडिविजुअल के बारे में पता चलता था, तो उन्होंने इस बारे में बताया है कि वो लोग एक्चुअली लोगों की हेल्प करते थे, प्रेयर्स करते थे, उन लोगों की एक्सोर्सिज्म वाली एक्टिविटी करते थे जिससे कि इंडिविजुअल को वो बेटर फील। तो ये आया और सेंट ऑगस्टिन, उन्होंने एक बुक लिखी कि किस तरीके की फीलिंग
और मेंटल लोड और किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है जब उसको मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसी के बेसिस पे मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज भी आई अबाउट इसी इसी बेसिस पे कि कैसी फीलिंग होती है, कैसा मेंटली इंडिविजुअल फील करता है और क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बेसिस पे इंडिविजुअल उसी के बेसिस पे एक एबनॉर्मल बिहेवियर की साइकोडायनेमिक थ्योरी, मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरी इसी के बेसिस पे। ये हो गया तुम्हारा मिडिल एजेस। मिडिल एजेस भी तुम्हारा एंशियंट के जैसा ही था, जहाँ पे ईवल, डिमोनोलॉजी, इन सब चीजों पे, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इन सब चीजों के ऊपर बात हो रही है। अब आ जाते हैं रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या बोलते हैं? एक नया युग, है ना, एक न्यू रेवोल्यूशनरी पीरियड, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा ह्यूमनिज्म था, इंसानों को समझने का जो सोच था, पर्सपेक्टिव था, वो ग्रो हुआ। और इंसान किस तरीके से बिहेवियर ऐसा शो करते, उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। तो एक जॉन वेयर नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ये समझा कि जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इंसान को हो रहे हैं, जितने भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर हो रहे हैं, वो सब जो है एज कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल, वो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ही कारण। इंसान को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इंसान को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इंसान की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपस में लोगों के साथ, है ना, वो उसको अपने आप से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने ये भी इंसिस्ट कहा कि विचेस, ही आल्सो इंसिस्टेड दैट विचेस जो चुड़ैल है, दे वर मेंटली डिस्टर्ब एंड रिक्वायर्ड मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब, उन्होंने ये कहा जिन लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, उनको ये थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल मतलब रिलीजियस, ये प्रेयर और ये एक्सोर्सिज्म एक्टिविटी काम नहीं आएगी। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको थेरेपी देनी पड़ेगी, तो जाके कुछ वो लोग ठीक होंगे। तो रेनेसेंस पीरियड से समझ में आया कि अब मेडिकल ट्रीटमेंट इज एक्चुअली नेसेसरी, जिससे कि इनका सारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको भी तकलीफ हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। नाउ 17th और 18th सेंचुरी को हम वैसे एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में, इस एज में, इस युग में सारे साइंटिफिक मेथड की एक्सेप्टेंस आ गई। अब धीरे धीरे साइंटिफिक मेथड ये रिलीजियस और थियोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस है उसको रिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे अब समझ में आया कि एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच इज नेसेसरी, कि अगर हमें किसी चीज से डील करना है। तो scientific method replaced faith and dogma as ways of understanding abnormal behavior. साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक रिसर्च, एविडेंस, इन सब चीजों के ऊपर अब एम्फोसिस शुरू हुआ। अब थोड़ा आया लोगों को दिमाग कि मेंटल डिसऑर्डर जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज वो लोग किसी शैतान, उनके ऊपर किसी शैतान का साया है, या उनके ऊपर किसी डीमन का साया है, नहीं। एक्चुअली अब उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी साइकोलॉजिकल या ऑर्गेनिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से ये एटीट्यूड बढ़ाना अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसकी वजह से एक रिफॉर्म मूवमेंट आया, जहाँ पे लोग एक्चुअली, जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर था, उनके लिए उनका दया भाव दिख रहा था, बाकी लोगों को उनके लिए दया भाव दिख रहा था, वो उनकी जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे थे, जिन जो लोग डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे। तो रिफॉर्म मूवमेंट का एक बहुत बड़ा ये हुआ कि लोगों के लिए असाइलम्स बने। असाइलम्स यूरोप एंड अमेरिका दोनों जगह असाइलम्स बने, जहाँ पे इन लोगों को, जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे, उन लोगों को रखा जाता था, उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलती थी, उन लोगों की देखभाल की जाती थी। तो वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म था कि एक डी इंस्टीट्यूलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ओके। एक रिफॉर्म मूवमेंट का एक सबसे बड़ा मूवमेंट, एक सबसे बड़ा पहल था डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल, हाँ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का की तरफ झुकाव। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान, किसी को हमने असाइलम में डाला है, तो उसको हमें सीधा नॉर्मल स्थिति में, उसको ठीक करके नॉर्मल स्थिति में हमें उसको वापस उसके घर, उसको अपनों के पास भेजना है। तो डी इंस्टीट्यूट, सॉरी 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 सॉरी, डी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ओ गॉड, ओके इट्स फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड है, ठीक है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यस,
डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का यही वो था कि हमें बेसिकली जो भी परेशान है, जो भी मेंटली इल है, उनका देखभाल करना है, उनको कम्युनिटी सर्विस मतलब सेवा भाव के उससे साथ मिलके उसको ठीक करना है और उसको रिकवरी उसकी करनी है, उसको हमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक करना है और उसको वापस उसके हमें घर भेजना है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये इस पहल का जो मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है, अभी तक मैं बोल ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से ये इसकी पहल थी और ये मैंने इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि उसके ऊपर मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हुआ था। एंड इसके बाद अब अगर हम अब रिसेंट ईयर्स की बात करें तो अब बहुत सारे अप्रोचेस ऐसे आ गए हैं जहाँ पे इंटरैक्शनल या बायो साइको सोशल अप्रोच आया है, जहाँ पे हम किसी भी अगर डिसऑर्डर को समझते हैं तो उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट मतलब कल्चरल एस्पेक्ट तीनों को समझते हैं एंड देन हम किसी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डायग्नोसिस कर पाते हैं। एक हमें मेंटल डिसऑर्डर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीनों फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तुम्हें हिस्ट्री समझ में आई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया, यही था हमारा हिस्ट्री। अब मैं अगर शुरू से तुम्हें एक हिस्ट्री बताऊं, इट इज लाइक दिस। शुरुआती दौर पे हमें अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर किसी को समझना होता था, किसी के लिए भी मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता था कि इंसान के ऊपर किसी नेचुरल फोर्स, सुपर नेचुरल फोर्स या काली शक्ति का साया है। उस काली शक्ति या सुपर नेचुरल फोर्स को हटाने के लिए, भूत प्रेत को हटाने के लिए एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल किया जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता था। जो भी ओझा या शमन ये लोग होते थे, इन लोगों का माना जाता था कि इनका डायरेक्ट आत्मा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और जो इंसान के अंदर आत्मा है वो उनसे भी बात कर सकते हैं और उनसे मतलब एक बातचीत करके उस इंसान को उस आत्मा से मुक्ति दिला सकते हैं। शुरुआत यही से हुई। इस शुरुआत के बाद थोड़ा बहुत रिकरिंग थिंग्स ये आने लगा कि लोगों को समझ में भी कभी कहीं ना कहीं ये भी आने लगा जब इंडिविजुअल की फंक्शनिंग में, ब्रेन फंक्शनिंग में या बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है तो उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये दूसरा अप्रोच था जिसका नाम था, हमने रखा था बायोलॉजिकल अप्रोच। यस। उसके बाद तीसरा अप्रोच ये आया था जहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रोच था। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या हुआ कि हम लोग ऐसा इसको इमेजिन करते थे, हम लोगों के अगर थिंकिंग में, फीलिंग में या किसी भी तरीके के समझने में अगर हमें कभी भी कमी लगती थी तो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम एक्सपीरियंस करते थे। तो मतलब तीसरा नंबर साइकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रीक अप्रोच पे आ गए। ग्रीक अप्रोच में क्या आया, इन लोगों ने बोला जब भी इंडिविजुअल को लगेगा, इंडिविजुअल के इसके ही उस पे है कि जब भी उनको लगेगा कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो वो इमोशन फील कर रहे हैं, वो इमोशन और उसके पीछे का रीजन अगर दोनों में तालमेल नहीं है तो इंडिविजुअल को मतलब ये सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग व्यूज हैं मेंटल डिसऑर्डर को लेके। तो इन लोगों ने ये समझा, तो इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्मिक आ गया जहाँ पे उनको लगा कि जो हम इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और उसके पीछे का जो कारण है जिसकी वजह से इमोशन आया है उसके बीच में कोई तालमेल नहीं है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। फिर एक ग्रीक फिलोसोफर थे दैट इज गैलन, उन्होंने कहा जो हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं, 4 ह्यूमर्स होते हैं, दैट इज ब्लड, खून, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेक। जब ये चारों का अपना अलग अलग तरीका है, ये चारों की अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी बॉडी में, हमारे मूड को कंट्रोल करने के लिए चारों की अपनी रोल एंड क्वालिटीज है। लेकिन अगर इन चारों में से किसी में भी थोड़ा बहुत भी 19-20 का फर्क हुआ तो हमारी बॉडी में एक्चुअली अब उसके असर दिखने को लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिडिल एजेस में आ जाते हैं। मिडिल एजेस में फिर यही शुरुआती दौर वाला चीज डिमोनोलॉजी या सुपरस्टिशन के बारे में फिर से उसने अपना कदम रखा। उसने फिर से कहा किसी को भी अगर मेंटल डिसऑर्डर है इट इज जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर किसी शैतान का या किसी अंधविश्वास का साया है। कोई भी शैतान है जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर यहाँ पर वही एक्सोर्सिज्म, वही रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंसान को शैतान से मुक्त करवाने के लिए वो सारी चीजें आ गई। उसके बाद आ गया रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस मतलब न्यू रिफॉर्म पीरियड, जहाँ पे
बहुत ज्यादा लोगों को समझने का तरीका बदला। अब लोग ये समझने से ज्यादा कि ये किसी शक्ति का, काली शक्ति का असर है, ये समझने लगे कि एक्चुअली कोई पर्टिकुलर बॉडी में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इंडिविजुअल ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है। रेनेसेंस पीरियड में इंडिविजुअल को ह्यूमनिस्टिक व्यू से देखा जाता था, इंडिविजुअल को वैल्यू किया जाता था, इंडिविजुअल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी होती थी। यस, उसके साथ साथ जॉन वेयर, उनका बहुत बड़ा नाम है इसमें, उन्होंने भी ये चीज देखा कि उन्होंने ये एम्फसाइज किया था कि जब इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर होते हैं तो वो हर तरीके का साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शो करता है। यस, तो इन लोगों को हमें कोई थियोलॉजिकल रिलीजियस प्रैक्टिस से ठीक नहीं करना है, इनको अब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करना है। रेनेसेंस पीरियड के बाद हमारा एज ऑफ एनलाइटनमेंट, रीजन एंड एनलाइटनमेंट आया, जहां पे यही चीज को और बढ़ावा मिला। इन लोगों के लिए असाइलम्स बने, इन लोगों का एक रिफॉर्म मूवमेंट बना। असाइलम्स यूरोप और अमेरिका में बने, जहाँ पे ये लोग, जो लोग बीमार रहते थे, उन लोगों को बहुत कंपैशनेट, एम्पैथी, तो सर सिंपैथी की तरफ से उन लोगों को असाइलम्स में रखा जाता था, उनकी देखभाल करी जाती थी, है ना, उन लोगों की सारी जरूरतें पूरी करी जाती थी। और जैसे ही वो लोग ठीक हो जाते थे, उन लोगों को उनके घर वापस भेज दिया जाता था। और इसी प्रैक्टिस को जो हुआ ना, कि असाइलम में लोग आए, कम्युनिटी सर्विस मिली, सबने मिलजुल के उस इंसान को ठीक किया, उसकी हेल्प करी ठीक होने में, अपने आप को ठीक करने में। और जब वो ठीक हो जाता है, उसको जब हम घर वापस भेज देते हैं, अपने अपनों के पास भेज देते हैं, उस प्रोसीजर को हमने बोला डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये मैंने बोल दिया फाइनली। यस, तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का फेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब रिसेंट ईयर्स में अगर तुम देखोगे तो अब हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ना हम इसमें देखते हैं कि उस पे ऊपर काली शक्ति का साया है, ना हम देखते हैं कि वो रिफॉर्म मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, या वो साइकोलॉजिकल मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, या वो बायोलॉजिकल से इंस्पायर्ड है। नहीं, अब हम साइको, बायो, साइको, सोशल, इन तीनों अप्रोचेस के बेसिस पे किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझते भी हैं, और उसको डायग्नोज भी करते हैं, और उसकी इंटरवेंशन, मतलब उसको ठीक करने का तरीका भी निकालते हैं। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, मतलब आज के लिए जो हमारा हमारा लास्ट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये करने के बाद जो फैक्टर्स हैं हम कल करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब तुमने पढ़ लिया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। यस, तुमने उसका पढ़ लिया कि उसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, जैसे तुम्हारा पास्ट होता है वैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी पास्ट। यस, अब तुम ये पढ़ोगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, उसको हम पढ़ कैसे सकते हैं, वो कहाँ लिस्टेड है, तुम्हें अगर उसकी जानकारी चाहिए तो तुम कहाँ उसको करोगे, तो ये हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बास्केट है, उसमें तुम्हारे पास एप्पल डला हुआ है, संतरा डला हुआ है, ऑरेंज है, बनाना है, पोटेटो है, अनियन है, टोमेटो है, पपाया है, ब्रिंजल है, लौकी है, टिंडे हैं, करेला है, सब कुछ डला हुआ है। अब मैं तुम्हें बोलूं तुम इसको ना एक को फ्रूट में डालो और एक को वेजिटेबल में डालो, तो तुम उसको क्या क्लासिफाई कर सकते हो, कैटेगरी, क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी। तो क्या तुम उसको फ्रूट के बेसिस पे, जो फ्रूट की कैटेगरीज को, फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, क्या तुम उसको फ्रूट में डाल सकते हो, और जो वेजिटेबल की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर, क्या तुम उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो तुमने फ्रूट और वेजिटेबल की कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर दिया चीजों को। इसी तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी हम क्लासिफाई कर, किस बेसिस पे, लेट्स स्टडी। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन किसी भी डिसऑर्डर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आती है, या एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, जिसको हम ग्रुप करके साथ में एक कैटेगरी, एक बहुत बड़े क्लास में डाल देते हैं, जिसके अंदर एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, जैसे तुम्हारे पास, मैंने एक बास्केट था, उसमें था एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये पपाया, ये सब। तो अब ये सब की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सब मीठे होते हैं, इसको तुम कच्चा खा सकते हो, तो ये फ्रूट होते हैं। लेकिन क्या वेजिटेबल, जितना भी मैंने तुम्हें बोला कि तुम इसको कच्चा खा सकते हो,
नहीं। तो एक वेजिटेबल और एक फ्रूट, इन दोनों की कुछ क्राइटेरियाज हैं, है ना। एक क्लास है, एक कैटेगरी है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जो जो उसके अंदर फॉल करेंगे वो उस कैटेगरी के हिस्से बन जाएंगे। यस, अकॉर्डिंगली डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर, जब तुम अगर DSM-4 पढ़ते ना, तो उसमें क्या होता था कि जैसे एंजाइटी और डिसऑर्डर थे, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर वो सारे डिसऑर्डर्स आ जाते थे जिसके अंदर एंजाइटी के कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते थे। तो जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में जनरलाइज एंजाइटी आ जाएगा, पैनिक अटैक आ जाता, ऑब्सेसिव कंपल्सिव आ जाता, मतलब OCD तुम्हारा वो आ जाता, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, PTSD आ जाता है। तो ये सारी चीजें, फोबियाज आ जाते हैं। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ना, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर के टर्म में आ जाता है, एक अम्ब्रेला टर्म हो जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारे डिसऑर्डर के मैंने अभी तुम्हें नाम बताया ना, वो सब एंजाइटी डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, रिजेंबल करते हैं, कहीं ना कहीं सेम टू सेम है ना, वाइब मैच हो जाती है। वो वाली बात क्लासिफिकेशन में आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर का मतलब एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होता है या लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम एक ग्रुप में करते हैं, जिसको हम एक कैटेगरी में बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? हम तो ऐसे भी, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्या होगा, अगर तुम किसी को ग्रुप कर दोगे तो तुम्हें उस चीज को समझने में आसानी होगी। यूजफुल इसलिए क्योंकि हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर को समझने में, आपस में बात करने के लिए वो इजी होगा। कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर, इजीली बात कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्या कॉज है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसके क्या इंटरवेंशन, उसको समझने के लिए क्लासिफिकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। इस एस्पेक्ट पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूं, इसके ऊपर तुम 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो तो यहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली बात, क्लासिफिकेशन होता है, तो तुम पहले उससे शुरुआत करोगे। इसके बाद तुम बताओगे क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि वो आपस में लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, है ना, अबाउट द डिसऑर्डर। ऑल्सो उस डिसऑर्डर की कॉज क्या है, उसके मतलब डेवलपमेंट और वो सब क्या है, वो सब समझने में भी हेल्प कर। अब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स में हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। एक है हमारा APA, दैट इज अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन। एक है APA 2 है, एक है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन और एक है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ही मेंटल डिसऑर्डर से डील करता है। तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक क्लासिफिकेशन बुक बनाई है जिसको हम बोलते हैं DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, और अभी तक हम उसका 5th एडिशन अभी हम फॉलो कर रहे हैं, DSM-5 यूज कर रहे हैं। यस, तो तुम्हारी बुक में अभी जितने तुम डिसऑर्डर्स पढ़ोगे वो DSM-5 के बेसिस पे लिस्टेड है, ठीक है। तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक मैनुअल पब्लिश करी है, दैट इज एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दी है, जिसके बेसिस पे तुम सारे डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो और उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसका अभी करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-5, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मेंटल डिसऑर्डर ही मिलेगा। इसके अंदर तुम्हारे क्राइटेरियाज होते हैं, हर डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन से डिसऑर्डर तुम कब किसी इंसान को उस बेसिस पे डायग्नोस करो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा क्राइटेरिया है, इस इंसान के अंदर ये होना चाहिए तभी वो इंसान के अंदर ये डिसऑर्डर है। तो एक एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया उसमें होता है। अब उसी तरीके से एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम इंडिया में ऑफिशियली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ICD-10, जिसको हम ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल मेंटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। क्योंकि ICD किसने डेवलप करा है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस किसने डेवलप किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसको डेवलप किया है ना, तो इसमें डिजीजेस हैं, मेंटल डिजीजेस नहीं है। डिजीजेस मतलब दुनिया भर के जितने भी डिजीजेस हैं वो इस मैनुअल में तुम्हें मिलेंगे,
लेकिन क्या मेंटल डिसऑर्डर भी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर एफ होता है, जिसके अंदर तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर के बारे में मिलेगा। इस बुक में, दैट इज आईसीडी 10 में, चैप्टर नंबर एफ है, जिसके अंदर तुम्हें बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा। और एफ में काफी कैटेगरीज है ना, सारे मेंटल डिसऑर्डर इसमें कवर्ड है। और ऑन एन इंडियन बेसिस हम लोग आईसीडी ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? अगर तुमने कभी भी अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखा हो, कभी भी अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जब भी डॉक्टर कोई आईसीडी, जब भी कोई वो डायग्नोसिस करते हैं ना कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो उसमें तुम देखोगे उसके आगे लिखा होगा आईसीडी, कुछ कोडिंग लिखी होगी, आईसीडी से ही वो शुरू होगा। कभी नोटिस करना, आज ही देखना, तुम्हारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा या कुछ भी होगा, उसमें आईसीडी का मेंशन जरूर होगा जहाँ पे डायग्नोसिस होता है। क्यों? क्योंकि ये आईसीडी के रेफरेंस में लिखा हुआ है। आईसीडी में लिखा हुआ है कि कौन सा डिसऑर्डर, कौन सी डिजीज, कितने इंटेंसिटी पे क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो आईसीडी में डिस्क्रिप्शन है। अब तुम बोलोगे दीदी आईसीडी और डीएसएम में फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क इनके ऑर्गेनाइजेशन। आईसीडी डब्ल्यूएचओ ने, आईसीडी जो है वो डब्ल्यूएचओ ने प्रिपेयर किया है। डीएसएम एपी, अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने डेवलप किया। आईसीडी में सारे आईसीडी में सारे डिजीजेस हैं इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। लेकिन जो तुम्हारा डीएसएम है उसमें सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स है, उसमें और कुछ नहीं है। आईसीडी हम पूरे वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। डीएसएम हम जनरली अमेरिकन के, अमेरिकन साइकियाट्रिक है, तो इसको हम ज्यादा अब्रॉड ही यूज करते हैं, इंडिया में बहुत कम यूज होता है डीएसएम। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी हम इंडिया में जब इवन कोई मेडिकल क्लेम वगैरह भी करते हैं ना, तो उसमें हमें आईसीडी का रेफरेंस लगता है, इसका नहीं लगता, क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। डीएसएम इवन कॉस्टली भी होता है, खरीदोगे भी ना तो इट इज कॉस्टली। तो अगर मैं आईसीडी की बात करूं, तो यहाँ पे जब हम किसी भी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक डिसऑर्डर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके फीचर्स दिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके सिम्टम्स हैं, उसके और भी बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है। ठीक है? तो ये है हमारा मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने का तरीका, क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ में आया? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? लगा ना? यस। तो ये था तुम्हारा ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और यस, जब भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन पे टॉपिक आएगा, तुम्हें एपीए और इसके ऊपर भी बात करनी है। एपीए और एपीए और नहीं बोलती, सॉरी, डीएसएम और आईसीडी के बीच में डिफरेंस भी आता है। मैं तुम्हें सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बता रही हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। मैंने अभी तक शुरुआत से लेके अभी तक में तुम्हें काफी क्वेश्चंस बता दिए। मैं फिर से एक बार तुम्हें रिकैप करा दूं। शुरुआत में ही कौन से ऐसे 4 डीज हैं जो तुम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या अबनॉर्मल बिहेवियर में देखोगे? तो ये है डिवियस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, नेचर। किसी का भी तुमसे वो पूछ सकते हैं कि इसका फीचर डैश इज मार्क्ड बाय द एक्सट्रीम डिविएंट, एक्सट्रीम डिफरेंट, अनयूजुअल एंड डिजायर्ड बिहेवियर। क्या है? चारों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मतलब समझने के लिए हमारे पास क्या दो अप्रोचेस हैं, उसके ऊपर यू कैन हैव अ क्वेश्चन। तुम्हारे ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है, वेलबींग इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ मेंटेनेंस, इज ऑल्सो डिफाइंड एज व्हाट? मेंटेनेंस एज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। ऐसे करके यू कैन हैव अ क्वेश्चन। बट वेलबींग का मतलब दोनों सब कुछ है, मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल के साथ साथ ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट भी है। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे 4 से 6 मार्कर में आएगा। पूरा क्वेश्चन है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद अभी हमारा कौन सा अप्रोच बहुत अच्छा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर, एक क्वेश्चन ये आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे पास करेंटली अभी कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए। इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन। अगर ये पूरा पूछेंगे तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। अगर सिर्फ इतना पूछेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तुम 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन रेफरेंस तुम एट द एंड इसको नेम भी कर सकते हो, जस्ट एग्जांपल दे सकते हो कि एक हमारे पास डीएसएम है जिसको एपी ने दिया है, और एक हमारे पास डब्ल्यूएचओ है जिसने हमें आईसीटी दिया है। सिंपल। तुम्हारे ज्यादा तुम्हें तकलीफ ना हो, शायद इस
चैप्टर के अंत में मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी है। आई डोंट नो। यस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, आई थिंक ये क्राइटेरिया के ही ऊपर है। तो ये क्राइटेरिया तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा एक्सप्लिसिट नहीं होगा, मैं तुम्हारा जब मैराथन वाला क्वेश्चन पूछवाएगा ना, तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाऊंगी और इसके तुम्हें ना टैबुलर फॉर्मेट में दे दूंगी, कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, डीएसएम को आईसीडी से कैसे, डीएसएम वर्सेस आईसीडी, वो डिफरेंशिएशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। So with this, we have finally completed the concept of abnormality and psychological disorder. तो हमने ये कर लिया और ये आज कर लिया। कल हम, अच्छा ये भी कर लिया, क्लासिफिकेशन भी कर लिया। कल की क्लास में हम फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे और परसों की क्लास में हम ऑफिशियली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शुरुआत कर देंगे। लेकिन कल की क्लास में हम ये समझेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम वो कल अब वो समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने ये पूरी क्लास देखी, समझ में आपको आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, डिस्क्रिप्शन में मेल है, भेज देना, मेल कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि तुम्हें और भी अपडेट्स चैप्टर के मिलते हैं। ठीक है, जितना अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ये फर्स्ट 5 चैप्टर मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। अगर इसको तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, थोड़ा सा मेंटल इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ओके, सो क्लास, सी यू टुमारो मेरे प्यारे प्यारे रेस्क्यू। वी विल मीट टुमारो इसी टाइम पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इंतजार करना। अंटिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई भी मसला है, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।